आज हमारे पास लखनऊ की एक कहानी की कुछ नोट्स है। ये कहानी है एक नौजवान की, एक किराए के कमरे की और एक ऐसी खिड़की की जो एक वीरान हवेली पर खुलती थी। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम डर की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे एक साधारण सी जगह एक बुरे सपने में बदल सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक डर का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। आज हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहला, माहौल और अकेलापन। दूसरा, वो अलौकिक सत्ता मनोवैज्ञानिक रूप से अपने शिकार को कैसे तोड़ती है। और तीसरा? और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इंसान की अपनी जिज्ञासा और उसका तर्क ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। कहानी अंश नाम के एक लड़के की है। वो नौकरी के लिए लखनऊ आया है। उसे तीसरी मंजिल पर एक सस्ता सा कमरा मिलता है। और यहीं से माहौल बनना शुरू हो जाता है। हाँ, कमरे की जो इकलौती खिड़की है वो किसी नज़ारे पर नहीं खुलती। वो खुलती है ठीक सामने वाली एक पुरानी हवेली की दीवार पर। एक बंद रास्ता। बिल्कुल, एक खिड़की जो बाहर की दुनिया नहीं बल्कि एक दीवार दिखाती है। ये तो शुरू से ही एक मनोवैज्ञानिक जाल है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जाल। मनोविज्ञान में हमारा माहौल हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर डालता है। सही बात है। एक नया शहर, नई नौकरी, मतलब वो पहले से ही अकेला है, और फिर ये कमरा, वो खिड़की जो आजादी का प्रतीक होनी चाहिए, यहाँ कैद का एहसास दिलाती है। ये लगातार याद दिलाती है कि तुम घिरे हुए हो। पहली रात तो ठीक गुजरती है, लेकिन दूसरी रात कुछ होता है। उसे खिड़की के बाहर एक हल्का सा साया हिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प ये है कि उसका दिमाग फौरन एक तार्किक वजह ढूंढता है। जैसे कि शायद हवा से हिलती किसी पेड़ की डाली होगी। लेकिन फिर उसे याद आता है वहां तो कोई पेड़ है ही नहीं, सिर्फ एक सपाट दीवार है। और यहीं पर तर्क का धागा टूट जाता है। हाँ। देखिए, हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है, और जब कोई तार्किक पैटर्न नहीं मिलता तो वो उस खालीपन को डर से भर देता है। डर असल में उस साये में नहीं है, डर उस सवाल में है जिसका कोई जवाब नहीं है। अज्ञात का डर। बिल्कुल। जब तक वो पेड़ की डाली हो सकती थी तब तक वो दुनिया के नियमों के अंदर थी, लेकिन जैसे ही वो वजह खत्म हुई वो चीज नियमों के बाहर चली गई। और अगली रात ये दरार और भी चौड़ी हो जाती है। रात के 2:10 पे उसकी नींद खुलती है। इस बार साया ज्यादा साफ है, इंसानी शक्ल जैसा, लेकिन बहुत लंबा और पतला। और उसका सिर? हाँ, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है, मानो नीचे देख रहा हो। लेकिन जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि जब उसने फोन की टॉर्च जलाई तो साया गायब हो गया। अच्छा। और टॉर्च बंद करते ही वो वापस आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा और करीब। मतलब वो प्रतिक्रिया दे रहा है। हाँ, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जो बार बार चल रही हो। ये देख रहा है, ये प्रतिक्रिया दे रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक निष्क्रिय मौजूदगी नहीं है, ये एक सक्रिय सत्ता है। वो अंश के एक्शन पर रिएक्ट कर रही है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है। वो कह रही है मैं तुम्हें देख रही हूं और तुम्हारा हर कदम मेरे अगले कदम को तय करेगा। तो इस मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब अंश एक भौतिक तरीके से देता है। वो खिड़की पर पर्दा डाल देता है। हाँ, जो चीज डराती है उसे अपनी नजरों से हटा दो। एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया, लेकिन क्या एक कपड़े का टुकड़ा किसी अलौकिक चीज को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और यही कहानी का अगला मोड़ है। पर्दा, जो एक भौतिक बाधा थी, उसे पार कर लिया जाता है। रात 3:07 पर उसे पर्दे के पीछे से एक हल्की खटखटाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उंगली से खटखटा रहा हो। डर अब सिर्फ देखने का नहीं रहा, सुनने का भी हो गया है। वो चीज अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। और फिर जो होता है वो शायद अब तक का सबसे भयानक हिस्सा है। लगभग 10 मिनट बाद खटखटाहट रुक जाती है, और पर्दे के नीचे से एक पतली काली उंगली अंदर की तरफ सरकती हुई दिखती है। बस 2-3 इंच अंदर आके रुक जाती है। एक पूरी परछाई से ज्यादा डरावनी वो एक अकेली उंगली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बुद्धिमत्ता और धैर्य दिखाती है। वो कोई बिना दिमाग वाला राक्षस नहीं है जो दरवाजे तोड़ रहा है। नहीं, वो जांच कर रहा है। बिल्कुल, वो एक शिकारी है जो अपने शिकार की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा रहा है। वो सोच समझ सकता है, और यही सबसे बड़ी दहशत है। इस सोच समझ वाली सत्ता का सामना होने पर अंश जानकारी ढूंढता है। अगले दिन वो मकान मालिक से बात करता है, और मकान मालिक पहले तो हंस देता है। हाँ, जैसे ये कोई मजाक हो। और उसका ये हंसना डर को और बढ़ा देता है। ये अंश के अनुभव को अमान्य करता है, उसे और भी अकेला महसूस कराता है। फिर वो उस हवेली का इतिहास बताता है कि 2005 में वहां एक लड़का रहता था जो रात में खिड़की से झांकते हुए गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई। जी।
और वहां की लोक कथा ये है कि लोग कहते हैं वो अब भी उसी खिड़की से नीचे देखता रहता है, शायद किसी को ढूंढ रहा है। और इस एक लाइन से सब कुछ जुड़ जाता है। हाँ, अचानक उस साए के झुके हुए सिर का मतलब समझ में आ जाता है। वो शुरू से ही नीचे देख रहा था, अंश की तरफ। बिल्कुल, अब वो सिर्फ एक अनजान साया नहीं है, बल्कि एक दुखी आत्मा है जिसका एक मकसद है और अब उसका एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य अंश है। कोई भी समझदार इंसान इस जानकारी के बाद वहां से भाग जाएगा। अंश भी यही फैसला करता है। वो अपना बैग पैक कर लेता है। हाँ, उसी शाम, लेकिन जाने से ठीक पहले वो आखिरी बार खिड़की की तरफ देखता है। पर्दा हटा हुआ है और सामने की दीवार पर धुंध जैसे अक्षरों में एक संदेश लिखा है, तू भी झांकेगा ना। ये एक सीधी चुनौती है, एक उकसावा, एक साइकोलॉजिकल बेट है ना। बिल्कुल। वो सत्ता अब सिर्फ देख नहीं रही, वो संवाद कर रही है, हेर फेर कर रही है। ये सवाल एक भविष्यवाणी है, एक श्राप है। और यही कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। बैग पैक करने के बावजूद अंश रुक जाता है। वो पुष्टि करने के लिए एक रात और रुकता है। पर क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तर्कसंगत दिमाग का सबसे बड़ा जाल है। उसका दिमाग ये मानना ही नहीं चाहता कि जो हो रहा है वो अलौकिक है। वो इसे तार्किक सबूतों से हराना चाहता है। वो अपनी समझ पर नियंत्रण वापस पाना चाहता है। और इसी कोशिश में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। हाँ, वो सोचता है कि वो खेल के नियम तय कर सकता है, जबकि वो सिर्फ एक मोहरा है। और उस आखिरी रात खेल के सारे नियम टूट जाते हैं। रात 1:45। पर्दा हटा हुआ है और साया वापस आ गया है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे वो खिड़की के शीशे से चिपका हुआ है। अंश खिड़की के पास जाता है, शीशे को छूता है और वो बर्फ की तरह ठंडा है। तभी साया हिलता है और अपना सिर ऊपर उठाता है। हाँ, चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ 2 छोटी सफेद चमकती हुई बिंदियां दिखती हैं आंखों की जगह पर। अब तक वो एक अस्पष्ट आकार था, लेकिन अब उसमें आंखें हैं। वो घबरा कर पीछे हटता है और गलती से खिड़की का हैंडल पकड़ लेता है। और खिड़की खुल जाती है। हाँ, अंदर हवा नहीं आती, बस एक ठंडी सिसकारी जैसी आवाज आती है, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो, अंश। वो झटके से खिड़की बंद करता है। लेकिन अब साया कमरे के अंदर की तरफ मोड़ चुका है। अब खटखटाहट नहीं, बल्कि शीशे पर नाखून खरोचने की धीमी आवाज आ रही है। खड़खड़ाने से खरोचने में बदलना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खटखटाना अंदर आने की अनुमति मांगना है, खरोचना जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश है। आक्रामकता बढ़ चुकी है। खेल का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। दहशत में अंश चिल्लाता है, कौन हो तुम? और जवाब में सिर्फ एक फुसफुसाहट आती है, शायद कमरे के अंदर से ही। तूने झांका, अब मैं देखूंगा। शर्त पूरी हो गई। खेल खत्म और अंश हार गया। अगली सुबह कमरा खाली मिलता है। अंश जा चुका है, उसका बैग वहीं पड़ा है। अब कहानी सुनाने वाला गायब है और उसकी जगह सबूत ले लेता है। चार्जर में लगा उसका फोन मिलता है। हाँ, और यहां से कहानी फाउंड फुटेज जैसा मोड़ ले लेती है। फोन पर ली गई आखिरी तस्वीर, खिड़की के शीशे में एक प्रतिबिंब है। इसमें अंश अकेला खड़ा है, लेकिन उसके ठीक पीछे बहुत करीब वही लंबा पतला साया खड़ा है। वो साया कमरे के अंदर था। हाँ, ये तस्वीर दिखाती है कि डर अब बाहरी नहीं था, वो उसके व्यक्तिगत स्पेस में आ चुका था। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस को एक 3 सेकंड का वीडियो भी मिलता है। वीडियो में ज्यादातर अंधेरा है, लेकिन आखिरी सेकंड में एक सफेद मुस्कुराता हुआ चेहरा चमकता है, जिसकी आंखें पूरी खुली है, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। वो मुस्कान। हाँ, वो मुस्कान सबसे परेशान करने वाली चीज है। वो सिर्फ अंश की तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहा, वो वीडियो देखने वाले यानी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये डर को कहानी से निकालकर सीधे सुनने वाले के अनुभव में ले आता है। बिल्कुल, जैसे उसे वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। तो उस कमरे का क्या हुआ? मकान मालिक ने खिड़की पर ईंटें चिनवा दी। कमरा अब हमेशा के लिए बंद है। एक भौतिक समाधान, लेकिन डर को ईंटों से नहीं रोका जा सकता। नहीं। अब ये एक नई किंवदंती बन गई है, एक शहरी मिथक। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी रात में हवेली की दीवार पर वो हल्का सा साया दिखाई देता है। और कभी-कभी एक बहुत धीमी आवाज में वही डरावना सवाल सुनाई देता है, तू भी झांकेगा ना? ये खतरा अब किसी एक के लिए नहीं है, ये अगले जिज्ञासु व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा कमरा एक मनोवैज्ञानिक जाल बन जाता है, और कैसे एक इंसान का तर्क ही उसे विनाश की ओर ले जाता है। यहाँ का केंद्रीय विषय सिर्फ डर नहीं है, बल्कि जिज्ञासा का खतरा है। वो खिड़की ज्ञात और अज्ञात के बीच की एक दहलीज है।
अंश को चेतावनी दी जाती है, उसे उकसाया जाता है, लेकिन उसका इंसानी स्वभाव, उसकी तर्क खोजने की इच्छा उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। और वो अंतिम सवाल, तू भी झांकेगा ना, ये सिर्फ कहानी के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए हवा में लटका रह जाता है जो इसे सुनता है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस तरह का डर इंसान की एक बुनियादी प्रवृत्ति का शिकार करता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है। हाँ, कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी खिड़कियां हैं जिनमें हम झांकने के लिए ललचाते हैं, ये जानते हुए भी कि दूसरी तरफ जो है वो हमें देखने के लिए तैयार बैठा